हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। 2022, 23 और 24 का हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। 2021 के हमने 62 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। उससे आगे क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। जो इसकी पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो चैनल का अबाउट है उसमें उसका लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। भाई जो मेट्रो है, अगर वो रेजिडेंशियल एरिया से हमने उसकी टनल बनानी है तो हम कौन से मेथड को यूज करेंगे? ट्यूब टनल मेथड को, ट्यूब टनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ द कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट के जो स्लीपर होते हैं उनकी क्या एडवांटेज होती है? तो पहली स्टेटमेंट, कंक्रीट स्लीपर कैन बी मास प्रोड्यूस यूजिंग द लोकल रिसोर्स। जो स्लीपर्स होते हैं उनको हम लोकल रिसोर्स की हेल्प से बना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये वाले स्टेटमेंट सही है। कंक्रीट स्लीपर क्या होते हैं भाई? स्लीपर जो रेल की पटरियों के नीचे कंक्रीट की आपको वो दिखती है ना, एक बीम टाइप की, तो उसी को स्लीपर बोलते हैं। लोकल रिसोर्स की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंक्रीट स्लीपर आर नॉट सुटेबल फॉर बैटर पैकिंग। ये बैटर आएगा, बैटर पैकिंग के लिए सुटेबल नहीं होते, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंक्रीट स्लीपर हैविंग ए वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो जो लाइफ स्पैन होती है कंक्रीट स्लीपर की 50 साल के आसपास होती है, तो बढ़िया लाइफ स्पैन होती है। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, दे हैव नो स्क्रैप वैल्यू। तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया भाई, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, यानी कबाड़ में बिल्कुल 0 रुपये के बिकेंगे भी। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट इसका एडवांटेज है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन भाई। उसकी मॉडुलस वो होता है, बढ़िया होता है, बढ़िया स्ट्रेंथ होती है। जो हमारा ट्रैक होता है उसका गोज लेवल, क्रॉस लेवल और अलाइनमेंट वो ठीक बना के रखती है। और पैकिंग को भी काफ़ी अच्छे तरीके से बेटर पैकिंग होती है इसके अंदर। लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है और लोकल मटेरियल की हेल्प से भी हम इसको बना सकते हैं। और जो ट्रैक की सर्किटिंग होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो लोहे वाली वो होंगी स्लीपर, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक का जो सर्किट वगैरह होता है उसमें दिक्कत आ सकती है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ टनल इन हार्ड रॉक। हार्ड रॉक में टनलिंग का मेथड कौन कौन से हैं भाई? फुल फेस मेथड, हेडिंग एंड बेंचिंग और ड्रिफ्ट मेथड। जो शाफ्ट मेथड है वो हार्ड रॉक का मेथड नहीं है, एसएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्मली ऑफ रेल गोज। जो रेल गोज होती है वो अगर यूनिफॉर्म है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? रेल गोज क्या होती है भाई? रेल की एक पटरी है, दूसरी पटरी है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेल गोज भाई। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक है। तो अगर ये यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली स्टेटमेंट, एज ट्रांसशिपिंग इज नॉट रिक्वायर देयर इज ब्रेकेज ऑफ गुड। भाई ट्रांसशिप आपको नहीं करनी पड़ती तो सामान टूट जाएगा। तो सामान क्यों टूटेगा जब ट्रांसशिप नहीं करनी पड़ रही? तो ट्रांसशिप क्या होती है भाई? रेल की पटरी कैसे है? एक तो आपकी ब्रॉड गेज थी, आगे चल के नैरो गेज हो गई, तो भाई यहाँ पे अलग रेलगाड़ी चलेगी, यहाँ अलग रेलगाड़ी चलेगी, तो यहाँ से सामान उठा के इसमें रखोगे तो टूट फूट का खतरा है ना। लेकिन अगर सिंगल रहेगी तो यहीं रेलगाड़ी आगे चलती रहेगी, तो कोई टूट फूट नहीं होएगी। दूसरी स्टेटमेंट, लार्ज शेड टू स्टोर गुड आर नॉट रिक्वायर्ड। सही बात है भाई, सामान को रखने के लिए गुड्स की जो गोदाम होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी भाई? एक पटरी ये थी, यहाँ पे रेलगाड़ी चलने लग रही है, फिर ये वाली पटरी आ गई, यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी है, तो सामान उतार के कहीं तो रखना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ से इस पे लोड करोगे, तो बड़े बड़े गोदामों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी, लेबर स्ट्राइक डू नॉट इफेक्ट द सर्विस एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन। मान लो लेबरों ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल वगैरह कर दी, तो उससे सर्विस के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे भाई जो गोदाम है, सामान यहाँ से उठा के आपने दूसरी ट्रेन में रखा, तो लेबर ही तो करेगा उस चीज़ को। लेबर ज़्यादा ज़रूरत उसकी पड़ेगी नहीं, तो इतना ज़्यादा ट्रेन के ऑपरेशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, बस पहली स्टेटमेंट इसमें गलत थी। जो ये पटरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो ये गाड़ी चलती है इसको क्या बोलते हैं? उसको रेलगाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और इस पटरी के नीचे जो ये कंक्रीट के स्लीपर लगे रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? ये स्लीपर हो गए हमारी, ये क्या? स्लीपर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू प्रॉपर्टी अलोंग ए इम्पोर्ट हाईवे विद कंट्रोल एक्सेस टू द एक्सप्रेसवे फ्रीवे। तो कोई इम्पोर्टेंट हाईवे है, उसके आसपास जो प्रॉपर्टी है उनको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? फ्रंटेज रोड की। किसकी? फ्रंटेज रोड की। भाई मान लो रोड के साइड में किसी की प्रॉपर्टी है
तो भाई अपने बिल्डिंग में, खेत में, फैक्ट्री में वो कैसे जाएगा? फ्रंटेज रोड की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रॉपर्टी डिजाइन ट्रैफिक सिग्नल आर यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज टू द ट्रैफिक सिग्नल। तो ये प्रॉपरली लिख रखा है, प्रॉपरली डिजाइन ट्रैफिक सिग्नल को हम जो यूज करेंगे तो क्या क्या एडवांटेज है? ऑप्शन देख लेते हैं। सिग्नल अलो क्रॉसिंग ऑफ द हैवी ट्रैफिक फ्लो विद सेफ्टी। तो भाई जो हैवी ट्रैफिक है वो सेफली पास कर पाएगा, तो पहली स्टेटमेंट सही है। अब भाई हैवी हो, लाइट वेट ट्रैफिक हो तो सारा ही पास कर पाएगा, पर कर पाएगा ढंग से, अगर आपने ढंग से उसको ट्रैफिक सिग्नल को डिज़ाइन किया है तो। दूसरी स्टेटमेंट, रियर एंड कोलिजन में इंक्रीज, गाड़ियों की टक्कर होएगी आपस में? जी नहीं होएगी। तीसरी स्टेटमेंट, इम्प्रॉपर डिज़ाइन एंड लोकेशन ऑफ सिग्नल में लीड टू वायोलेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ये स्टेटमेंट भी सही है भाई, इम्प्रॉपर डिज़ाइन होएगा तो कंट्रोल सिस्टम का वायलेशन हो जाएगा भाई, रूल फॉलो नहीं हो पाएंगे और बाकी सब दिक्कत आएंगे। लेकिन हमसे एडवांटेज पूछा था तो एडवांटेज इसमें पहला स्टेटमेंट ही है। चौथी स्टेटमेंट, फेलियर ऑफ सिग्नल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर फेलियर में कोज कन्फ्यूजन टू द रोड यूज़र। भाई मान लो लाइट चली गई तो आपका ट्रैफिक सिग्नल फेल हो जाएगा, तो उससे रोड यूज़र को कन्फ्यूज़न आ जाएगी। तो ये वाले स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये क्या है? डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, एडवांटेज केवल पहली स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूलिंग ग्रेडियंट दे रखे आपको 1 in 150 ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए ब्रॉड गेज एंड द सेम टाइम ए कर्व ऑफ 4 डिग्री इज सिचुएटेड ऑन दिस रूलिंग ग्रेडियंट। तो भाई कोई रेलवे ट्रैक है, 1 in 150 का रूलिंग ग्रेडियंट दे रखा है, लेकिन 4 डिग्री की कर्व भी है वहाँ पे। तो ग्रेड कंपेंसेशन क्या होता है उसके अंदर, रेलवे के अंदर? ब्रॉड गेज के लिए हम क्या लेते हैं? 0.04 डिग्री। ठीक है, मीटर गेज के लिए लेते हैं 0.03 डिग्री, और वो रहता है नैरो गेज के लिए 0.002 डिग्री। तो ब्रॉड गेज है, 4 डिग्री की कर्व है, 1 डिग्री के लिए हम लेते हैं 0.04 और 4 डिग्री है तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4, 0.16% हमारा क्या आ जाएगा? ग्रेड कंपेंसेशन। 1 in 150 को आप उसके अंदर कन्वर्ट कर लो परसेंटेज के अंदर, 1 in 150 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 0.67, और इसमें से 0.16 को माइनस करना पड़ेगा हमें, तो कितना आ गया? 0.51। अब आंसर हमें किसके अंदर देना है? ये 1 in 10, 1 in 196 इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.51 को, तो 100 डिवाइड बाई 0.51 कितना आ जाएगा? 196। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 in 196। जैसे आपका ये 0.51 आया, इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 डिवाइड बाई 0.51 और वो वाली चीज़ आ जाएगी 1 in 196। इस टाइप से करना होता है। ग्रेड कंपेंसेशन मैंने बता ही दिया। रेलवे के अंदर क्या होता है? ब्रॉड गेज के लिए 0.04% पर डिग्री, उसके लिए मीटर गेज के लिए 0.03 और नैरो गेज के लिए 0.02% पर डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द हेडलाइट साइड डिस्टेंस ऑफ ए हाईवे विद द डिज़ाइन स्पीड ऑफ 65 km/h। तो आपसे हेडलाइट साइड डिस्टेंस पूछी हुई है, तो ये SSD के बराबर ही होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस v² VT प्लस v²/2gf। फॉर्मूले के अंदर आप पुट करोगे km/h में आपको वेलोसिटी दी हुई है, इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए -3.5 ग्रेड फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 110 km/h। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या रहेगा? अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, नीचे की तरफ ढलान है, तो भाई उसको रुकने में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, 110 की स्पीड है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ग्रेड दे रखी है। तो SSD का फॉर्मूला क्या होता है? SSD का फॉर्मूला वही होता है जो अभी आपको बताया, VT प्लस v²/2gf प्लस माइनस n। और ये आपको पता ही है भाई, अगर ऊपर की तरफ ग्रेडियंट होता तो हम क्या लेते? प्लस ले लेते, अगर नीचे की तरफ ग्रेडियंट होता तो हम माइनस ले लेते। और वो चीज़ यहाँ प्लस माइनस n जो दे रखा है उसमें आप पुट करोगे, आपको कितना दे रखा है? -3.5%, यानी कि कितना? 0.035। आपका आंसर आ जाता है 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री मीन स्पीड ऑन ए हाईवे इज फाउंड टू बी 80 km/h अंडर द स्टॉप कंडीशन, द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल इज 6.9। व्हाट इज द कैपेसिटी फ्लो? तो आपको क्या दे रखी है? फ्री मीन स्पीड। फ्री मीन स्पीड है 80, और जब भाई जाम लगा हुआ है तो एवरेज स्पेसिंग कितनी है? 6.9। स्टॉप कंडीशन का क्या मतलब है? भाई बिल्कुल जाम लगा हुआ है। तो कैपेसिटी किसके बराबर होती है?
कैपेसिटी किसके बराबर होएगी, कैपेसिटी यानी कि जो उसकी वॉल्यूम भी बोल देते हैं इसको, जो मीन फ्री वेलोसिटी होती है मल्टीप्लाई बाय जो जाम्ड डेंसिटी होती है डिवाइड बाय 4। ये आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम कैपेसिटी कह लो या वॉल्यूम कह लो उसकी, ठीक है। मीन फ्री वेलोसिटी कितनी है 80 और जाम डेंसिटी कितनी है, दो गाड़ियों के बीच में 6.9 मीटर का डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर में कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी, इतनी गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो ये इसकी डेंसिटी हो गई। तो हाफ 80 मल्टीप्लाई बाई 100/6.9 2898 व्हीकल पर आवर। एसएससी लेवल का ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ सीजनिंग वुड। हम जो टिम्बर होता है या वुड होती है उसकी हम सीजनिंग करते हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या, पर्पज क्या है उसका। तो पहली स्टेटमेंट, रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर। सीजनिंग कर देते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी मॉइस्चर खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर श्रिंकेज और वार्पेज नहीं आएगी, सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट, इनक्रीज इट्स टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके। भाई उसके अंदर खराब ज़्यादा होएगी बट वो वुड हमारी, जी नहीं गलत स्टेटमेंट है, वुड हमारी खराब कम होएगी, डिके और स्प्लिट उसमें कम होएगा। थर्ड, डिक्रीज दी वर्केबिलिटी, जी नहीं ये भी गलत है, वर्केबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस दी वेट, हाँ उसका वेट कम हो जाएगा क्योंकि आपने उसके अंदर जो सैप होता है मॉइस्चर होती है उसको निकाल लिया। तो पहली और चौथी स्टेटमेंट आपकी सही है। भाई वेट कम हो जाएगा, पेंटिंग के लिए सूटेबल हो जाएगी, डिकी यानी कि खराब कम होएगी, स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़िया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट इज टेस्टेड बाय। हार्डनेस आप किससे टेस्ट करते हो, एब्रेजन टेस्ट से। हार्डनेस क्या होती है भाई, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। और किससे टेस्ट करते हैं हम, ये एब्रेजन वाले टेस्ट है भाई, लॉस एंजल्स मशीन हो गई या फिर ये बाकी एब्रेजन के टेस्ट जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइल्ड स्टील। ऑप्शन पढ़ते हैं, इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट। जी नहीं, माइल्ड स्टील में हाई कार्बन कंटेंट नहीं होता। वो कौन सा होता है जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, एक तो पिग आयरन होता है, एक कास्ट आयरन होता है, तो उन्हीं के अंदर हाई कार्बन होता है, माइल्ड स्टील में तो कम होएगा। टफर देन हार्ड स्टील, जी नहीं टफनेस इसकी कम होती है, डक्टाइल होती है, ठीक है। इट इज़ मोर इलास्टिक देन हार्ड स्टील, जी नहीं ये भी गलत है। इट कैन बी फोर्स एंड वेल्डेड इजीली, तो जो माइल्ड स्टील होती है उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डाल सकते हैं और वेल्डिंग करने में आसानी होती है, तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कंपोजिशन सिलिकेट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिना इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। आयरन और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, तो वे गार्नेट के अंदर होते हैं। फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, बस आपको याद कर लेना है। गार्नेट किसके, मतलब गार्नेट के अंदर क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सरपेंटाइन क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट। ओलिवाइन क्या होता है, आयरन और मैग्नीशियम के सिलिकेट। कैल्साइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बिल्कुल रटने ही मत बैठ जाना इसको, बस एक बार देख लिया उतना बहुत है, याद रहता तो ठीक है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं। आयरन और एल्यूमिना के सिलिकेट गार्नेट। ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग ऑफ टिम्बर। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर के क्या डिसएडवांटेज हैं, तो उसकी वजह से स्प्लिट हो जा सकता है टिम्बर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इन इलेक्ट्रिकल सीजनिंग द लॉग आर प्लेस इन सच ए वे दैट देयर टू एंड टच द इलेक्ट्रोड्स, current is passed through the setup, being a bad conductor would resist the flow of current, generate the heat in the process which resulting its भाई सीजनिंग हो जाती है। उस वजह से इलेक्ट्रिकल सीजनिंग की क्या वजह से क्या हो सकती है, स्प्लिटिंग हो सकती है भाई, जब करंट पास करेगा लकड़ी में से वो गर्मी पैदा होगी और उस वजह से उसकी सीजनिंग हो जाती है, मॉइस्चर उसका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय डिस्टिलिंग तार एंड यूज लार्जली एज ए इफेक्टिव प्रिजर्वेशन फॉर वुड। वुड का जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, और वो तार के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से डेवलप होता है, तो क्रिएसोट ऑयल। कौन सा, क्रिएसोट ऑयल। जो क्रिएसोट ऑयल होता है वो डिस्टिलेशन ऑफ तार से मिलता है हमें, और ये भाई किसके लिए होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ वुड के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। पोजोलोना क्या होते हैं, पोजोलोना सिलिकेसियस मटेरियल।
जो कंक्रीट वाला चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट पढ़ते हैं तो पोजोलाना पढ़ते हैं, तो पहली स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं, पोजोलाना आर सिलिकेशियस मटेरियल, पोजोलाना आर सिलिकेशियस मटेरियल विच हैज़ नो सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी। और जब भाई वाटर की प्रेजेंस में लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसके अंदर सिलिके वो सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बेटर केमिकल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन सीमेंट क्लिंकर शुड बी इंक्रीज। सीमेंट के अंदर हम किस चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं अगर उसके अंदर केमिकल रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो डाई कैल्शियम सिलिकेट का, किस चीज़ का, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। और ये क्या होता है, लेटर एज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है, लेटर एज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि 6 महीने के बाद 1 साल के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होती है। धीरे धीरे स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा और केमिकल अटैक से हमारी उसको सीमेंट को बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिशिंग कोट इन एक्सरे रूम वॉल इज डन प्रेफरली बी। जो एक्सरे की रूम की दीवारें होती हैं उनके अंदर हम फिनिशिंग कोट किससे करते हैं, बेरियम के प्लास्टर से। किससे करेंगे, बेरियम प्लास्टर से, बेरियम सल्फेट से बना होता है बेरियम प्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ सीमेंट फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क। मास कंक्रीटिंग के लिए क्या करते हैं हम, लो हिट सीमेंट। मास कंक्रीटिंग के लिए क्या करेंगे, लो हिट सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट के ऊपर कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम कर सकते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो रिबाउंड हैमर वाला टेस्ट हो गया और एक हो गया अल्ट्रासोनिक वाला। बाकी पेनिट्रेशन टेस्ट में तो समझ में ही आ रहा भाई, कोई चीज़ पेनिट्रेट करेगी तो कंक्रीट टूट ही जाएगी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया। कोर वाले में भी वही कोर का सैंपल लेना पड़ेगा तो उसमें भी कंक्रीट तोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो फ्रेश कंक्रीट है उसके ऊपर हैमर वाला नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वाला उसके अंदर तो क्या है, सिंपल आपको वेव पास करवानी है तो फ्रेश कंक्रीट के ऊपर अल्ट्रासोनिक वाला हम कर सकते हैं। बाकी बचे हुए 3 हैं वे हार्ड कंक्रीट के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंक्रीट मिक्स फॉर ए गिवन सीमेंट कंटेंट एंड वर्केबिलिटी हायर प्रोपोर्शनल ऑफ फाइन एग्रीगेट विल बी रिक्वायर इफ। कंक्रीट मिक्स के अंदर हमें जो फाइन एग्रीगेट है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देनी पड़ती है। कब करेंगे हम फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी इंक्रीज, जब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा स्मॉल रहेगा, जब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा स्मॉल रहेगा। When the maximum size of coarse aggregate is decreased, then the surface area will increase. So fine aggregate amount is increased to maintain the workability. ताकि वर्केबिलिटी हमारी मेंटेन रहे तो हमें फाइन एग्रीगेट का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंटर स्टील रोड 18 mm डायामीटर पास थ्रू ए कॉपर स्लीव विथ 24 mm इनसाइड एंड 39 mm आउटसाइड डायामीटर। भाई अंदर की तरफ तो एक कॉपर की वो है, अच्छा कॉपर की नहीं स्टील की, अंदर की तरफ तो एक स्टील की रोड है और बाहर की तरफ क्या है, कॉपर की स्लीव है। भाई सिलेंडर टाइप का समझ लो, कवर समझ लो उसका, ठीक है। तो नट बोल्ट के साथ और वाशर के साथ हमने दोनों तरफ से इसको फिक्स कर दिया। और जो है नट बोल्ट हमने कितने टाइट करें, इतने टाइट करें कि स्टील के अंदर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस लगने लग रहा है। देन द स्ट्रेस डेवलप इन दी कॉपर ट्यूब विल बी। तो जितना जो फोर्स होएगा वो स्टील वाली रोड के अंदर होएगा उतना ही फोर्स कॉपर वाली जो उसका कवर है उसके अंदर होएगा। एक के अंदर कंप्रेसिव हो जाएगा, एक के अंदर टेंसाइल हो जाएगा। अंदर हमारी स्टील की रोड है उसके ऊपर कितना वो लग रहा है, हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो जो स्टील की रोड है उसके लिए फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का उसके अंदर स्ट्रेस है मल्टीप्लाई बाय स्टील का एरिया, वो किसके बराबर होएगा, कॉपर वाले में कितना स्ट्रेस है मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया। भाई 39 आउटर डायमीटर 24 इनर डायमीटर, उसका एरिया ले लिया और इसमें स्ट्रेस हम ऐसे निकाल लेंगे, यानी दोनों के हमने स्ट्रेस को जो फोर्स है उसको इक्वल कर दिया। जितनी फोर्स स्टील वाली रोड के ऊपर लग रही होगी उतनी कॉपर वाली के ऊपर लग रही होगी। फोर्स तो उतनी ही लग रही होगी, उसका पहले फोर्स निकाल ली, ऐसे समझ लो ये हमने फोर्स निकाल ली, एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस उसका, और उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया कॉपर वाले से, तो कॉपर के अंदर स्ट्रेस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 मीटर लॉन्ग एलोए बार ऑफ 1500 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हैंग वर्टिकली एंड हैज ए कॉलर secure fix at its lower end. What is the stress induced in the bar when a weight of 2 kN fall from a height of 100 mm on the collar?
भाई 2 मीटर का एक सरिया टाइप से दे रखे आपको 1500 mm स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। नीचे उसके कॉलर टाइप से है, कॉलर समझ लो भाई, कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है तो ये नीचे इसके कॉलर है, और 2 किलो न्यूटन का जो लोड है ना 100 mm की हाइट से इसके ऊपर आके गिरता है। तो जो ये बार हमारा सरिया है इसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होएगा, तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो 2 किलो न्यूटन का डिवाइड बाय 1500, 1.33 मेगा पास्कल का स्टैटिक वाला है ये, क्या स्टैटिक वाला। लेकिन 100 mm की हाइट से गिरेगा तो कुछ इम्पैक्ट लोडिंग भी होती है इसके अंदर, और वैसे ही हमें जो स्टैटिक वाला डिफ्लेक्शन है वो निकाल लेंगे, उसका भी सेम फॉर्मूला होगा PL/E 0.022 mm। अब उसके आगे के जो ये फॉर्मूले वगैरह हैं SSC के और स्टेट AE के सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ दो आप। नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 126 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल और 94 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन इलास्टिक मटेरियल एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो कोई इलास्टिक मटेरियल है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, 126 का तो टेंसाइल लग रहा है, और 94 का क्या लगने लग रहा है, कंप्रेसिव लगने लग रहा है। ठीक है, 94 इसके अंदर क्या लगने लग रहा है, कंप्रेसिव। इफ़ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 146 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कितना हो सकता है, 146 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके उस वाले पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम कितना शियर स्ट्रेस लगेगा। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये आपको σ1 दिया हुआ है, ये σ2 या σx σy कुछ भी मान लो। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला क्या हम पढ़ते हैं, ये हम यहीं पढ़ते हैं ना, σx प्लस σy डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस रूट ऑफ σx माइनस σy डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, σx दिया हुआ है 126, σy दिया हुआ है 94, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके अंदर है, 146, ये आपको 146 दिया, और हमसे क्या निकालना है, हमें टाउ xy निकालना है। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, बस ये निकालना है। तो इजीली आप इस फॉर्मूले के अंदर डाल के इस चीज़ को निकाल सकते हो। जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ 126 का तो क्या टेंसाइल है, 94 का कंप्रेसिव है। तो टेंसाइल वाले को हम क्या लिखेंगे, प्लस 126, और 94 वाले को हम क्या लिखेंगे, माइनस 94। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये लेते हैं। टाउ xy हमें निकालना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल वाला हमें दिया हुआ था 146। तो प्रिंसिपल वाले का फॉर्मूला क्या होता है भाई, σ1 प्रिंसिपल इज इक्वल टू σx प्लस σy डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, अब ये हाफ वाला ये बार लेके चले गए हैं, रूट ऑफ σy माइनस σx का स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। तो जो साइन कन्वेंशन मैंने बताई इसके अंदर साइन वाला ध्यान रखना होता है, टेंसाइल वाले को प्लस से लेंगे, कंप्रेसिव वाले को माइनस से। SSC लेवल का ही क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये। ए प्लेन एलिमेंट इन ए बॉडी इज सब्जेक्ट टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 100 मेगा पास्कल। तो 100 मेगा पास्कल की आपको टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है ये, जैसे कि आपको ये प्लेन बॉडी दिखने लग रही है डायग्राम में, तो इसके ऊपर 100 की टेंसाइल फोर्स, शियर स्ट्रेस लगने लग रहा है इसके ऊपर 25 मेगा पास्कल का, शियर स्ट्रेस लगने लग रहा है 25 मेगा पास्कल का। व्हाट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए प्लेन इंक्लाइन टू 15 डिग्री विद द टेंसाइल स्ट्रेस। जो ये टेंसाइल स्ट्रेस है 100 मेगा पास्कल की, उससे 15 डिग्री के एंगल पे कोई प्लेन है, तो उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी। जो ये प्लेन दे रखा है इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा नॉर्मल। तो 100 के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, σx कोस स्क्वायर थीटा प्लस σy साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ xy कोस थीटा साइन थीटा। अब इसके अंदर केवल टेंसाइल फोर्स लग रखी है x डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में तो कोई फोर्स इसके अंदर दे ही नहीं रखी, ये वाली 0 है σy, तो ये 0 हो जाएगा। टाउ यानी शियर स्ट्रेस की आपको वैल्यू दे रखी है 25, और जो एंगल है, एंगल हम कौन सा लेते हैं भाई, जो मैक्सिमम वाली स्ट्रेस यानी σx है 100 मेगा पास्कल, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है यानी कि ये वाला प्लेन, इसके साथ जो इसका एंगल बढ़ने लग रहा है वो वाला एंगल हम लेते हैं। तो 105 डिग्री हमने एंगल ले लिया, फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको स्प्रिंग दे रखी है और उसके अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस बुझ रखा है लोड वगैरह के हिसाब से। तो ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में ये वाला जो पार्ट है
ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोई स्प्रिंग है उसके अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है 64 P r³ एंड डिवाइड बाई G d⁻⁴। कोई स्प्रिंग है उसके अंदर डिफ्लेक्शन किसके बराबर होएगा, इसके बराबर होएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद आगे जो ये चीज़ें दी हुई है ये हमारे सिलेबस की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेक्शन का परलिन दिया हुआ है, 4 मीटर का स्पैन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 5 किलो न्यूटन का। परलिन विल बी डिजाइन फॉर ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ। तो जो परलिन होते हैं, परलिन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कंटिन्यूस बीम की तरह। कैसे, कंटिन्यूस बीम की तरह। एसएससी जेई में आएगा तो मैक्सिमम चांस है बस यहीं पूछेगा। शायद एक बार ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि परलिन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं आईआरसी के हिसाब से, भाई कंटिन्यूस बीम की तरह। और कंटिन्यूस बीम के लिए जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर रहेगा, WL/10। इसको याद करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, ये वाली चीज़ ज़रूरी है बस, WL/10। तो वेट आपको दिया हुआ 5 किलो न्यूटन का, लेंथ है 4 मीटर, तो 5 चौक 20 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर स्प्रिंग का क्वेश्चन है, इस वाले को भी छोड़ो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है ये हम कैसे पता कर रहे हैं, एक तो हमें सिलेबस जो हमें दे रखा है वो तो है ही है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन मतलब टॉपिक से क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया तो इसका मतलब वही मान के चलो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुडन फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज सपोज बाय ए वुडन जोइस्ट ऑफ 120 × 250 over a span of 4 meter if the bending stress in the wooden joist is not to exceed 8 megapascal, what is the spacing of the joist। ठीक है, कोई वुडन का फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर कितना लोड आ सकता है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1/1 मीटर की जो ये स्लैब है इसके अंदर कितना लोड आएगा, 12 किलो न्यूटन का। और वुडन जोइस्ट के साथ ये सपोर्टेड, नीचे हमने जोइस्ट लगा रखी हैं 4 मीटर के स्पैन पे, यानी कि जो वुडन के जोइस्ट है इनकी जो ये वाली लेंथ है ये तो हो गई 4 मीटर, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ जाए कि ये वाली इनकी आपस में स्पेसिंग कितनी होगी जो जोइस्ट है इनकी। तो जोइस्ट होता है उसको आप सिंपली सपोर्टेड बीम मान के डिज़ाइन करेंगे इसको। लोड जो फ्लोर का लोड है वो 12 किलो न्यूटन है, इनकी स्पेसिंग हमने एस मीटर मान लिया, ठीक है। वुडन जोइस्ट जो है इसके ऊपर लोड कितना आ जाएगा, भाई एस मीटर की स्पेसिंग है, कितनी स्पेसिंग है, एस मीटर की, तो 1 मीटर लेंथ के लिए 1 मीटर लेंथ के लिए और एस स्पेसिंग है, लोड कितना आ जाएगा 1 × S, ये तो एरिया हो गया इसका, मल्टीप्लाई बाय कितने का लोड था 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा 12S का। वुडन जोइस्ट के ऊपर लोड कितना आ जाएगा 12S का। लोड कितना था इसको दोबारा देख लो, समझ नहीं आ रहा तो भाई ये जोइस्ट है आपकी और लोड कितना है 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, इसकी स्पेसिंग एस है, यानी यहाँ से यहाँ तक की स्पेसिंग कितनी है एस। तो एक जो जोइस्ट है पर्टिकुलर उसके ऊपर कितना लोड लगेगा, भाई आधा यहाँ से लगा लो आधा यहाँ से लगा लो, तो जो एस स्पेसिंग के अंदर जितना लोड लगेगा वो इस जोइस्ट को झेलना पड़ेगा। बीम टाइप की होते हैं जोइस्ट, पिछले लेक्चर में हमने देख ही लिया था डायग्राम कैसी होती हैं। और 1 मीटर लेंथ कंसीडर करते हैं हम, 1 मीटर लेंथ ले ली, स्पेसिंग इसकी एस थी, तो एरिया ये वाला एरिया कितना हो गया इसका 1 × S, एरिया कितना हो गया 1 × S, S इसकी स्पेसिंग है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लोड कितना था 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके ऊपर लोड कितना आ गया 12S का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ गया। बेंडिंग मोमेंट कितना होता है बीम के लिए WL²/8, W की वैल्यू 12S पुट करेंगे, लेंथ हमें पता है 4 मीटर है, ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा 24S किलो न्यूटन पर मीटर। फिर हम कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, बेंडिंग स्ट्रेस जो जोइस्ट है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 मेगापास्कल से, बेंडिंग का स्ट्रेस दिया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वो आपको बेंडिंग की इक्वेशन आपको पता ही है M/I = σy/y = E/R, ठीक है। तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा M/I। उसके बाद तो जो डाटा हमारा दे रखा है वो इसके अंदर पुट करना है। सिग्मा मैक्सिमम हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था 8 हो सकता है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 24S हमने निकाल ही लिया था, और जो इसका I/Y है वो हम निकाल लेंगे। किस टाइप की बीम दी हुई है, वुडन के जोइस्ट हैं 120 × 250, यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है। कैसा सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन,
120 इंटू 250 का। तो m बाई आई बाई वाई क्या हो जाएगा इसका, BD स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा, वो इसके अंदर पुट करेंगे और आपकी जो स्पेसिंग आ जाएगी 416 mm, 416 mm की स्पेसिंग पे हम जो इसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटर ड्राइविंग ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 30 किलोवाट एट 500 RPM, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिविटी ऑन दिस शाफ्ट इफ अलोएबल शियर स्ट्रेस इज 42 मेगापास्कल। तो एक शाफ्ट दे रखी है आपको, शाफ्ट क्या होती है भाई, सर्कुलर लोहे की भाई कोई पाइप होती है, उसी को हम शाफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। 30 किलोवाट की पावर ट्रांसमिट कर रही है, तो पावर किसके बराबर होती है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर किसके बराबर होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी के। 11th-12th में पढ़ा था ना। और पावर को और कैसे लिख सकते हैं, रोटेशन होती है तो रोटेशन में पावर की जगह हम टॉर्क लिखते हैं और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। तो बस पुट करना, टॉर्क हमें निकालनी थी, पावर हमें दे रखी है 30 किलोवाट की, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 500 RPM है, यानी कि 500 चक्कर काटता है। एक चक्कर में कितने का एंगल होता है, 2 पाई का एंगल होता है। 1 मिनट में काटता तो सेकंड में कितना करेगा, 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सारी चीज़ें आ गई आपको, पावर हमें पता है, टी हमें निकालना था, टी हम इजीली निकाल लेंगे, 572.95 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग का है, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑफ ए मशीन कंपोनेंट आर 150 50 बोथ टेंसाइल, दो टेंसाइल स्ट्रेस लगने लग रही है मशीन के किसी कंपोनेंट के ऊपर। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट ए प्लेन इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ मेजर टेंसाइल। तो सोम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। दो स्ट्रेस हैं भाई, 150 की 50 की, और 30 डिग्री के ऊपर ये इंक्लाइन है। तो नॉर्मल स्ट्रेस इसके ऊपर कितनी हो जाएंगी, जो ये वाला प्लेन है जो रेड लाइन से शो कर रखा है, उसका फॉर्मूला हमें पुट करना है सीधा, 150 cos स्क्वायर थीटा प्लस 50 sin स्क्वायर थीटा। सोम के अंदर पढ़ते हैं ना हम ये वाले, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भेजता, थीटा इसके अंदर 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द लिंटल डिजाइन द लोड enclosed in equilateral triangle is fully transferred to the lintel provided the height of wall above the lintel is। तो ये वाला क्वेश्चन SSC का है, ठीक है। लिंटल का जब आप डिज़ाइन करते हो, ये देखो लिंटल क्या होती है, जैसे ये आपका घर है, ये आपका दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर एक लिंटल देते हैं हम। दरवाजे के ऊपर क्या होती है, लिंटल होती है, ताकि जो दीवार का लोड वो ले सके। ये आपकी स्लैब हो गई। अब इस लिंटल के ऊपर लोड कितना आएगा, लिंटल के ऊपर, तो जो लिंटल होता है हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, उसके अंदर जितनी भी ईंटें होंगी, इस भाई ईंटों की तो दीवार बनती है, उस जितनी ईंटों का लोड इसके ऊपर लगता है उतना ही हम लोड कंसिडर करते हैं। जो ये ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जितना भी लोड लगेगा उसको हम सपोज करते हैं कि वो लिंटल के ऊपर लगने लग रहा है। ये कब होता है, जब इस लिंटल के ऊपर जो दीवार है, इस लिंटल के ऊपर जो दीवार है, यानी कि जो H हाइट है वो 1.25 H2 से ज़्यादा हो। और ये H2 क्या हो गया भाई, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है बनने लग रहा है, जिसकी साइड किसके बराबर होएगी, जितनी इस लिंटल की विड्थ है वो है। और अगर इसके ऊपर दीवार की हाइट इतनी है तो हम क्या लेंगे, इसके अंदर जितनी भी ईंटें हैं उन सब के वजन के बराबर लोड हम सपोज करेंगे लिंटल के ऊपर। SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मत करना, वही सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द यूलर क्रिटिकल लोड। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो कौन सी हमें सही स्टेटमेंट है ये बतानी है। क्रिटिकल लोड ऑफ ए कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जो क्रिटिकल लोड होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यूलर ने हमें क्या फॉर्मूला दिया, यूलर ने हमें फॉर्मूला दिया, लोड किसके बराबर है, पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाय इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। अब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है इसकी, EI को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो क्रिटिकल लोड इसके प्रोपोर्शनल फॉर्मूले में दिख ही रहा है। क्रिटिकल लोड डिपेंड अपॉन द यील्ड स्ट्रेस, इसमें कहीं यील्ड स्ट्रेस है जी, नहीं दिख रहा, तो दूसरी गलत हो गई। क्रिटिकल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉलम।
तो लेंथ ऑफ कॉलम नहीं, लेंथ ऑफ कॉलम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। तो तीसरी भी गलत हो गई। क्रिटिकल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम, तो चौथी स्टेटमेंट सही हो गई। तो यूलर ने जो हमें लोड दिया था उसकी यही इक्वेशन थी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टील प्लेट है, 120 mm वाइड है, 20 mm थिक है, सर्कुलर के अंदर हमने उसको बेंड कर दिया। अब इसको प्लेट तो क्या ही कहेंगे, पट्टी समझो, एक लोहे की पट्टी है, 120 mm तो उसकी लंबाई है और 20 mm वो मोटी है। 120 mm उसकी लंबाई है और 20 mm वो मोटी है। अच्छा, ये लेंथ नहीं है, इसको विड्थ ही मानो आप, ठीक है। इस टाइप से क्रॉस सेक्शन उसका कुछ इस टाइप से है, उसको बैंड कर दिया हमने, सर्कल बना दिया। यह आपकी लोहे की प्लेट नहीं, वही वो पट्टी मानो इसको, तो इंग्लिश में तो पट्टी को भी प्लेट ही बोल देंगे, ठीक है। इसको हमने 10 मीटर के रेडियस के अंदर बैंड कर दिया। इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होएगा, अगर मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 200 गीगापास्कल है। इस स्टील प्लेट का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, 120 और 20, ठीक है। यहाँ से जब आप देखोगे, यहाँ से आप अपनी आँखों को लगा के देखोगे तो यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है। अब ऐसे बैंड कर दी तो इसका जो क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट लेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से लेंगे, बस यहाँ से जो आपको दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला लेंगे। क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 120 × 20 का क्यूब डिवाइड बाय 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यही हो जाएगा ना बीम का। हमें बताना है मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग की इक्वेशन लग जाएगी M/I सिग्मा बाई E/R। M किसके बराबर हो जाएगा, EI/R। E की वैल्यू आपको दी हुई थी, I की वैल्यू मैंने बता दिया आपको। क्रॉस सेक्शन उसका कैसे था, 120 × 20 का, तो वो हमने निकाल लिया। रेडियस 10 मीटर की रेडियस में ये बैंड हो चुकी है ऐसे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे आ जाएगा, 1600। बेंडिंग में स्ट्रेस निकालना, फिर बेंडिंग इक्वेशन लगा दो, M आपको पता चल ही गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे SSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन। तो सही बात है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ साइन चेंज करेगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, या फिर ऐसे कह लो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 के बराबर। भाई जहाँ साइन चेंज करेगा, जैसे ये साइन चेंज कर रहा है तो भाई यहाँ -10 थी, यहाँ 0 हो गई, फिर 20 हो गई। तो जहाँ साइन चेंज करेगा वहीं तो बेंडिंग मोमेंट 0 होएगा। दूसरी स्टेटमेंट, शियर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सही बात है, शियर फोर्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। और जो पॉइंट लोड होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम और मिनिमम शियर फोर्स शुड चेंज इट साइन। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, यानी कि शियर फोर्स किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड एज शियर फोर्स, ये गलत है, उल्टा लिख दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स किसके बराबर होती है, लोडिंग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट एरिया मेथड प्रूव एडवांटेजियस इन एनालाइजिंग। जो मूवमेंट एरिया मेथड है वो हम किस किस के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो जो मूवमेंट एरिया मेथड है कैंटिलीवर बीम में कर सकते हैं, सिमेट्रिकली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम में कर सकते हैं, फिक्स बीम में नहीं कर सकते और कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। ये हमारे क्या है, इनडिटर्मिनेट है। और कैंटिलीवर डिटर्मिनेट है, सिंपली सपोर्टेड भी डिटर्मिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, इतने डीप में नहीं हमारे सिलेबस में। ए बीम इज सेयर टू बी कंटिन्यूस व्हेन इट इज सपोर्टेड और मोर देन 2 सपोर्ट। तो इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं भाई, कंटिन्यूस बीम क्या होती है भाई, अगर वो एक से ज़्यादा सपोर्ट के ऊपर वो है तो ये कंटिन्यूस, भाई इस सपोर्ट पे भी, इस पे भी, इस पे भी एक ही बीम चलती जा रही है। कंटिन्यूस बीम इज स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट होती है कंटिन्यूस बीम। डिटर्मिनेट वाली कौन सी होती है भाई, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। और ओवर हैंग वाली जो डिटर्मिनेट है ये तो 2 या 3 बीम है वही हैं। अगली स्टेटमेंट, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सपोर्ट एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द सपोर्ट। इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, ये कि सपोर्ट कितने हैं और किस क्या नेचर के, भाई सिंपली सपोर्टेड है, रोलिंग है, फिक्स है, क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द फ्लेक्सुरल टेंशन और फ्लेक्सुरल कंप्रेशन लेंथ ऑफ द बार विच मस्ट बी एम्बेडेड इन द कंक्रीट बियॉन्ड एनी सेक्शन टू डेवलप इट्स फुल स्ट्रेंथ इस टर्म एज। तो किसकी डेफिनेशन लिख रखी है, डेवलपमेंट लेंथ की। किस चीज़ की, डेवलपमेंट लेंथ की। भाई बेंडिंग होगी, कंप्रेशन होगी, तो जो सरिया है इस कंक्रीट के अंदर हम कितनी लेंथ तक एम्बेडेड करवाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम लेंथ ऑफ reinforcement required to be embedded inside concrete so that strength of the bond does not become less than tensile or compressive strength of steel। भाई उतना सरिया हम उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर डालते हैं ताकि बॉन्डिंग बढ़िया बनी रहे। किसके लिए, बॉन्डिंग बढ़िया बनी रहे, तो उसके लिए उस लेंथ को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस का नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा ना ये वाला क्वेश्चन कभी भी, तो पता चल गया भाई सिलेबस में नहीं है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन इन कंक्रीट इन स्टील इज इन द रेंज ऑफ। स्टील के अंदर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन कितना होता है, 0.12 से लेके 0.20 के बीच में, ठीक है। 0.12 से लेके 0.20 के बीच में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन इन द स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट है, जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट आ जाता है वो है, ना ये एसएससी में आते हैं ना स्टेट के जेई में आते हैं। बाकी अगर सिलेबस में अलग से मेंशन है तो देख लेना, बाकी एसएससी के अंदर तो आएंगे नहीं, ये मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर दी हुई है, 4 मीटर का स्पैन है, 3 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, ठीक है। एक अलग से 3 किलोन्यूटन का एंड के ऊपर भी लगने लग रहा है। इफ़ द सेम बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट टू एंड्स, अगर ये सेम बीम सिंपली सपोर्टेड होती है ऐसे, वट विल बी द पॉइंट लोड एट द सेंटर सो इट कैरी द सेम डिफ्लेक्शन। अच्छा भाई कैंटिलीवर में जो डिफ्लेक्शन होएगा यहाँ पे वो डेल्टा 1, तो सिंपली सपोर्टेड में हम कितना लोड लगाएं कि भाई सेम डिफ्लेक्शन आए। तो करना क्या पड़ेगा आपको, बस सिंपल इक्वेशन लिखनी है। कैंटिलीवर में पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन होएगा WL3/3EI, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से WL4/8EI। उसी तरीके से सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड की वजह से कितना वो होता है डिफ्लेक्शन, WL3/48EI। तो दिस इज इक्वल टू दिस, P निकालना था तो 120 किलोन्यूटन। फॉर्मूले याद होने चाहिए, माइंड कूल होना चाहिए, सब अपने आप कर दोगे वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीम दे रखी है, 5 मीटर का स्पैन है, दोनों तरफ से फिक्स कर रखी है, तो सिलेबस में तो है नहीं है हमारे, बाकी बूझ गया रखे ओवर दी वॉल बीम इफ राइट एंड बी सेटल डाउन बाय 12 mm वट आर दी एंड मूवमेंट ऑफ दी बीम। छोड़ो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारा भाई। एक तो फिक्स बीम हो गई, ऊपर से कह रहा है अगर ये 12 mm से नीचे चला जाता है तब कितना वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए केबल सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट 75 मीटर अपार्ट ओरिजोनटली लेफ्ट एंड लोअर देन द राइट बाय 10 मीटर। भाई ये केबल है 75 मीटर, दो एंड पे सपोर्टेड है और लेफ्ट वाला एंड है 10 मीटर नीचे है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी छोड़ दो आप। भाई एक तो केबल दे दी, ऊपर से इनके बीच का इतना डिफरेंस है, इतने से ये शिफ्ट हो जाता है तो कितना कितना लोड आएगा। तो ये वाले फॉर्मूले नहीं देखे होंगे ना कभी, नहीं देखे तो समझ जाओ सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, आज हमने 108 तक कर लिए हैं क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है, और भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।